हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस जो क्लास का दो टॉपिक अपने जो रह गए थे। टॉपिक नंबर 4 ओम्स लॉ और टॉपिक नंबर 5 फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इन दो टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जो कि आपका रिलेटेड है रेजिस्टेंस से, आपका पावर से रिलेटेड है, हीटिंग इफेक्ट से है, जूल्स लॉ से, आपका है रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल। जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर के, उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। एक साइंटिस्ट हुए हैं बेटा, जर्मन फिजिक्स थे, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ये जो लॉ था इसकी डिस्कवरी की थी, इसके बारे में बताया था एक्सपेरिमेंटली। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया लॉ का? ओम्स लॉ। एक्चुअली इस ओम्स लॉ में होता क्या है बेटा, आपने बुक्स में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आपने ये वर्डिंग देखी होगी या पढ़ी होगी मैथमेटिकली मीन्स अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो आपका करंट कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज होता है। ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपके पास एक सर्किट डायग्राम होता है जो हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। सपोज ये आपके पास कोई बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल डिफरेंट, ये आपके पास एक्सटर्नल रजिस्टर है, ये आपके पास एक वोल्ट मीटर लगा है जो कि हमने किसी कंडक्टर के किस में लगा रखा है, आपके पैरेलल में लगा रखा है। ऐसे सर्किट में कितना करंट आपका मूव करता है ये आपको कौन बताता है? एमीटर। एक की लगा रखी है, जैसे ही की को प्रेस करोगे बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव आपका करंट मूव करेगा सर्किट के अंदर, राइट। और जो भी वोल्टेज है, जो भी करंट की रीडिंग होंगी वो आपकी यहाँ पे और यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। सो उसी के रिगार्ड में हमने क्या देखा कि जब हम V को इंक्रीज करते हैं, यहां से हम इसको चेंज करके इंक्रीज करते हैं, अगर R कांस्टेंट है मींस रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो करंट आपका इसके डायरेक्टली इंक्रीज होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज है? मैथ्स कहता है जब भी आप इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाओगे कोई आपके पास कांस्टेंट आएगा विद इक्वल साइन। जब भी इक्वल का साइन लगता है तो हमेशा अपने साथ में एक कांस्टेंट लेके आता है, जो इस केस में है R, और R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे V आपके पास है वोल्टेज, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। I आपके पास है करंट, और जो ये R है ये आपके पास है रेजिस्टेंस, राइट। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं तो वोल्टेज की होती है वोल्ट, ये जो रेजिस्टेंस है एक ग्रीक वर्ड होता है बेटा, ये सिंबल होता है ग्रीक सिंबल, इसको बोलते हैं ओम। सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। करंट की आपको एज यूजुअल पता है आपकी होती है एम्पियर, वोल्टेज की वोल्ट, करंट की एम्पियर। यहां से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, थोड़ा सा इस फार्मूला को चेंज करके। जैसे सपोज मुझे R की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या राइट करूंगी? R इज इक्वल टू, थोड़ा सा आप उसको चेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देन V बाय I। ऐसे आप यहां से I की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज V बाय R। सो न्यूमेरिकल में जो जो आपको वैल्यू रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप इनको फॉर्मूला को चेंज कर सकते हो बच्चों। इंपॉर्टेंट क्या है, कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है रेजिस्टेंस, आपको फिजिकली तो पता चल गया कि ये एक कांस्टेंट है। इसका पर्पस क्या है किसी सर्किट के अंदर? सो ये एक प्रॉपर्टी होती है बेटा किसी भी कंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की, जो अपने अंदर से करंट को जाने का अपोज करती है, मींस करंट को रोकती है, राइट। तो ये आपका है रेजिस्टेंस। लेकिन हमने तो एक और वर्ड सुना है रजिस्टर, कल मैंने आपको दिखाया भी था। तो फिर वो क्या करता है? यस, वो भी सेम काम करता है, वो भी आपके सर्किट के करंट का अपोज करता है, लेकिन वो आपका है एक्सटर्नल, मींस आप बाहर से कोई डिवाइस लगाते हो। और ये क्या चीज है? ये किसी भी मटेरियल के खुद के अंदर का रेजिस्टेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये चौक, मेरे पास एक कोई वायर है, जब इसके अंदर से करंट जाएगा तो इसकी इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है, जिसको मैं रेजिस्टेंस बोलूंगी, जो इसके अंदर करंट का अपोज करेगा, राइट। अब मैंने जो ये वर्ड यूज किया है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, ताकि आपको सीनियर क्लासेस में कोई डाउट ना रहे इससे रिलेटेड। ये बहुत सिंपल सी चीज होती है बेटा, बेसिक सी, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। यहां देखें, रेजिस्टेंस जो मैंने यूज किया है ये प्रॉपर्टी होती है। रजिस्टर एक डिवाइस होता है। अब जो हम ये ओम बोलते हैं ये किसकी है?
ये रजिस्टर की ये आपके रजिस्टर्स की यूनिट होती है, नोट रजिस्टर। ये जो आप सिंबल बनाते हैं ना बेटा, ये जो आपका सिंबल है, ये सिंबल क्या है आपका, ये आपका सिंबल रजिस्टर के टाइप का होता है, रजिस्टर को शो करता है। कांस्टेंट हो सकता है, अगर मैं एरो लगा दूं तो ये वेरिएबल होगा, लेकिन काम दोनों का सेम है। काम दोनों का सर्किट में करंट का अपोज करना है, या सिंपली आप ये भी बोल सकते हो सर्किट में करंट के फ्लो को कंट्रोल भी करता है। आप चाहते हैं कि आपकी वोल्टेज चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और आप चाहते हो कि करंट आपका कंट्रोल हो, तो क्या करें, तो उस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ी इस पर्टिकुलर वेरिएबल रजिस्टर की, ताकि आर की वैल्यू को हम ज्यादा करके करंट को कम कर सके। अब ये कैसे होगा, मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। अब यहाँ देखिए, हमने फॉर्मूला यूज किया है V इज इक्वल टू आर आई, है ना, इसका मतलब है R और I का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, राइट। सो आप यहाँ देखिए, एक एग्जांपल है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो आप स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देखना बेटा, यहाँ पे बोर्ड पे। सपोज मेरी वोल्टेज है 6, ठीक है, मैंने 6 अप्लाई कर दी, और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वोल्टेज चेंज हो, ओके। तो सपोज करंट आपका 1 था, करंट आपका 6 था, तो रेजिस्टेंस आपका है 1, राइट। अब अगर मुझे 6 वैल्यू चाहिए तो आप एक बार चेक करते जाना, क्या मैं इतने कॉम्बिनेशन यूज कर सकती हूँ एक अकेले 6 के लिए। ये आप देखिए, मैं आपको यहां से क्या सिखाना चाहती हूँ बेटा, मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि अगर आप सर्किट में करंट की वैल्यू को कम करना चाहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। सो ये एक फिनोमिना है वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का, राइट, करंट को वेरी करके या रेजिस्टर को वेरी करके। सो आई होप आपको ये वाला लॉजिक क्लियर है कि कैसे हम विदाउट वोल्टेज को चेंज किए करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस में, ये तो आपका कंप्लीट है ओम्स लॉ बेटा, इसी के सीक्वेंस में मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको बताना चाहती हूँ ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस क्या होते हैं बेटा, ओमिक डिवाइस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को माने, सिंपल, जिनका ग्राफ वी आई वो एक स्ट्रेट लाइन है। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैं आपका यहाँ ड्रॉ करती हूँ, आई थिंक आपको ये विजिबल है स्क्रीन। ये देखिए बेटा, यहाँ पे सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग आई है, वाई एक्सिस के अलोंग मैंने वोल्टेज लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग करंट लिया, तो आपका इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ ये आना चाहिए। या आप ये भी ले सकते हैं, डोंट वरी, कई बुक में ये भी होता है। इसका लॉजिक पे मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको ड्राइव क्या करेंगे आप। फिलहाल आप इन दोनों बातों से क्या पता लगा सकते हैं कि V इंक्रीज करोगे तो I इंक्रीज होगा, I है तो आपका V। आप डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं, तो जिन डिवाइसेस का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आता और जो आपके इस फॉर्मूला को ओबे करता, वो आपका है ओमिक डिवाइस। तो नॉन ओमिक क्या है, नॉन ओमिक डिवाइस वो होते हैं जिनमें ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आता, आपका कोई कर्व आ सकता है, कोई भी इरेगुलर पैटर्न आ सकता है, रेगुलर आ सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वहां पे भी ये जो आपका ओम्स लॉ है ना, V इक्वल टू आई आर या आर आई, ये आपका वैलिड होता है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, जब दोनों में V इक्वल टू आई आर ओबे हो रहा है, तो फिर ओमिक और नॉन ओमिक में डिफरेंस क्या हुआ। तो वो लॉजिक मैं आपके एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना चाहती हूँ। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, अब यहां देखें ओमिक डिवाइस में मैंने आपको क्या बताया, नंबर 1 V इज इक्वल टू आई आर होगा, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, आर आपका होना चाहिए कांस्टेंट, तभी स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा, राइट। लेकिन अगर मैं इसी को सेकंड साइड लिखूं तो अगेन V इक्वल टू आई आर तो यहां पे भी होता है, लेकिन ग्राफ आपका कुछ ऐसे आ सकता है ना, आपका इस फॉर्म का आ सकता है, आपका कम या ज्यादा का आ सकता है, मीन्स आपका एक स्ट्रेट लाइन ना आके आपको कोई भी शेप की कर्व आ सकती है। ये डिपेंड करेगी कि डिवाइस कौन सा है, जैसे कोई थर्मिस्टर हो सकता है, रेक्टिफायर हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है। देयर आर सो मेनी डिवाइसेस जिनका आपका ग्राफ आता है नॉन लीनियर और जो ओम्स लॉ को भी ओबे करते हैं। मींस इस केस में आपका आर कांस्टेंट नहीं होता बेटा, ये डिफरेंस। अब ये आर कांस्टेंट है और कांस्टेंट नहीं, इसका इन फॉर्मूलाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो मैं आपको जो एग्जांपल की बात कर रही थी वो आपको मैं बताती हूँ। यहां देखिए बेटा, यहां पे अगर V6 है तो ये आपका 6 होगा,
ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, ये 4 है। मीन्स अगर आप v को कम करेंगे तो i कम होगा, v को ज्यादा करेंगे तो i आपका ज्यादा होगा, लेकिन r आपका थ्रू आउट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये इसका लॉजिक है। यहां पे जो मैंने अभी आपको 6 वाला एग्जांपल दिया था ना, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं उसको दोबारा से बोर्ड पे आपके लिए लिखती हूं। ये वाला, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरे अकॉर्डिंग कि जो एक बच्चा बिल्कुल आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है बेटा। अब ये देखें, यहां पे भी v इक्वल टू आई आर वाला लॉजिक ओबे हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, r आपका कांस्टेंट नहीं है, है ना। r की वैल्यू चेंज है, करंट की वैल्यू चेंज है, लेकिन आपका v क्या है, आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, वो हमें कांस्टेंट मिल रहा है। तो कहने का मतलब इसमें और इसमें आपको जो डिफरेंस में बताना चाहती थी वो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैंने कोशिश की कि आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो उसके लिए भी आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, एनसीईआरटी की बुक में। एक सपोज हमारे पास कोई रजिस्टर है, रजिस्टर मीन्स क्या, कोई कंडक्टर की आप वायर ले ले, उसको बीच में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो उसको भी बोल सकते हैं। सपोज आपने कोई कंडक्टर की वायर ली, उसका कुछ रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। अब आपने उसकी लेंथ को इंक्रीज किया, सर्किट में लगाया, V और I को चेक किया, तो क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो करंट कम हो गया। अब इसका क्या मतलब, जब लेंथ हमने इंक्रीज की तो करंट कम का मीनिंग क्या है, करंट का कम का मीनिंग आप इससे देखें, करंट कम आपका कब हो रहा है, जब आपका R इंक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से एक लॉजिक आता है, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऐसे फिर एरिया के साथ किया, एरिया को जब इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे तो उसके साथ रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का रिलेशन था। सो हमें क्या पता लगा कि अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, एरिया को डिक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। सो दैट मीन्स रेजिस्टेंस का एरिया के साथ, ये दोनों के दोनों जो लॉजिक है, ये दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है आपके, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, ऐसे थ्योरेटिकल नहीं है बेटा। आप एक्टिविटी के थ्रू ये चीज प्रूव करके देख सकते हैं। सो उसी को डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, या रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, resistance is directly proportional to the length of the conductor, inversely proportional to the area। दोनों बातों के ज्वाइन करेंगे तो L by A आएगा। मैथ्स कहता है जब भी आप इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करते हैं और इक्वल का सिंबल आता है तो अपने साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लेके आता है। जो इस वाले केस में आपका ये रो जैसा सिंबल है, P को थोड़ा सा ऐसे टर्न कर रखा है, इसका नाम होता है रो, RHO रो। और रो जो कांस्टेंट है इसके दो नेम है बेटा, नंबर 1 रेजिस्टिविटी, नंबर 2 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जो भी आपका मन है आप इसको लर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज कहीं पे आप रेजिस्टिविटी पढ़ते हो तो आपको रहेगा कि ये क्या है, नई चीज है ना। तो आपको दोनों नेम आपको लर्न होने चाहिए। और वैसे सिंबल को क्या बोलते हैं, रो, RHO रो। अब इस फॉर्मूला से अगर आप ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ड्राइव करना चाहते हैं तो यहां से देखिए, ए आपका डिवाइड में है, सेकेंड साइड जाके मल्टीप्लाई में, L आपका रो के साथ मल्टीप्लाई में, सेकेंड साइड जाके आपका हो जाएगा डिवाइड में, देन यू गेट द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। यहां से आप इसकी इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, है ना। SI यूनिट एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की होती है मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल, सो यू गेट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब बात करते हैं इनकी वैल्यूज की। अपने पास मोस्टली 3 आपके मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, आपके सेमी कंडक्टर, आपके इंसुलेटर, और एक अलॉय भी आपने वर्ड यूज सुना होगा। कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल है 12.2, आप देखना, उसमें बहुत सारे कंडक्टर, अलॉय, इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। यस, इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे और आपके टेम्परेचर पे। कई बच्चों को डाउट होता है कि मैं फॉर्मूला से तो ये L और A पे भी डिपेंड करता है,
बिल्कुल करता है बेटा, फॉर्मूला से हमें बिल्कुल दिखाई देता है, लेकिन जब हम इस पे प्रैक्टिकल करके देखा हमने, जैसे सपोज एक कॉपर की वायर थी, कॉपर की वायर की ही लेंथ बढ़ाई घटा सकते हो, एरिया को कर सकते हो, तो जब उसकी रेजिस्टिविटी निकाली गई तो उस पर इफेक्ट नहीं मिला। कहने का मतलब जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी मतलब जो मटेरियल है, एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज कॉपर की वायर है, एक एल्यूमिनियम की है, एक आयरन की है, एक सिल्वर की है, तो सबकी रेजिस्टिविटी डिफर है, रेजिस्टेंस सबका सेम हो सकता है, लेकिन क्योंकि मटेरियल अलग अलग है तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग ही होगी। सो कहने का मतलब अगर सेम मटेरियल है, उसी की डायमेंशंस को आप चेंज करते हो तो रेजिस्टिविटी सेम रहती है। ये बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अभी बात थी कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा, तो इसी पर्पज से 20 डिग्री सेल्सियस पे 12.2 आपकी एनसीईआरटी की बुक में टेबल है, आप उसको पक्के से देखना, लर्न नहीं करनी है आपको वो रटनी नहीं है, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है। नियरली आप बुक में अगर पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में तो 10⁻⁸ आई थिंक 8 से -6 के बीच में आपकी मिलनी चाहिए रेजिस्टिविटी। बात की जाए अगर आपके इंसुलेटर की तो बहुत ज्यादा होती है, आई थिंक 10⁻12 से लेके 17-18 के बीच में आपकी इतनी ज्यादा आपकी रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर की। अब ये सेमीकंडक्टर और अलॉय, ये क्या चीज है बेटा? अलॉय होते हैं जिनको हम मिक्सिंग से बनाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप डिटेल में, फिजिक्स में इतना नहीं है ये। अलॉय जैसे आप एग्जांपल लेते हैं जैसे कॉन्स्टेनन, मैग्नीन, है ना, टंगस्टन, नाइक्रोम, ये बहुत सारे आपके मेटल्स मिलके आपका एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम अलॉय बोल देते हैं। डिफरेंट परसेंटेज को ऐड किया जाता है बेटा। टंगस्टन आप कहाँ यूज करते हैं? टंगस्टन आपने बल्ब अगर देखें, इलेक्ट्रिकल बल्ब आपके घरों में बहुत पहले होते थे, आजकल तो एलईडी, सीएफएल ट्यूब है ना, ये सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत पहले अगर आपको ध्यान है तो बल्ब होते थे बेटा। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, वो आपका टंगस्टन का बना होता था, वो अलॉय का होता है। उनकी रेजिस्टिविटी इन बिटवीन होती है बेटा, कंडक्टर से ज्यादा उनकी रेजिस्टिविटी और इंसुलेटर से थोड़ी कम होती है, वो इन बिटवीन होते हैं। ऐसे ही सेमीकंडक्टर होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर मिक्सचर नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, तो ये एग्जांपल है आपके सेमीकंडक्टर के, जिनकी कंडक्टिविटी लाई करे इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप बस ये बात ध्यान रखें, यहाँ पे फोकस करें कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम, कंडक्टिविटी ज्यादा, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कम क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, राइट। तो आई होप आपको ये वाला जो पूरा कंप्लीट टॉपिक है ये आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आगे डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर इन सीरीज। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल लिया है। सपोज अपने पास 3 रजिस्टर है जो कि हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं। अब हमें कैसे पता कि कोई रजिस्टर सीरीज में है? एक रजिस्टर की बेटा, सपोज अपने पास एक रजिस्टर है, ठीक है, इसके होते हैं 2 टर्मिनल, इसका कोई भी टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। स्टार्टिंग में जैसे आप इसको कनेक्ट करते हो वो टर्मिनल वैसा ही बन जाता है। कहने का मतलब जैसे अगर मैं बात करूं किसी सेल की, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, हम ऐसे बोलते हैं। ऐसे एमीटर के पास पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन एक रेजिस्टेंस की किसी भी एंड को आप कहीं कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार सर्किट में जैसे कनेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को फिर आप वैसे ही फिक्स रहने देना। तो अब सपोज इसका ये टर्मिनल 1 है, इसका ये टर्मिनल 2 है, तो ऐसे ही मेरे पास कोई एक दूसरा रजिस्टर है जिसका सपोज ये फर्स्ट और ये सेकेंड है, राइट। तो सीरीज का मतलब है अगर आप इन दोनों का एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट करते हो और दूसरा टर्मिनल किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो, तो ये कॉम्बिनेशन आपका चलेगा सीरीज का। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज यहाँ पे 5-6 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, सबने अपने हाथों पे ऐसे फैला रखा है, और एक एग्जांपल के तौर पे हमें कोई सामान, जैसे बहुत सारी आपके यहाँ पे ब्रिक्स, ईंटें रखी हैं, हमें वो ईंटें उठा के इसको हैंड ओवर करूंगी, ये नेक्स्ट को हैंड ओवर करेगा, वो नेक्स्ट को, और फिर वो सामान आपका वहां पे जाएगा, वो आपकी ब्रिक्स, वो ईंटें आपकी वहां रखी जाएंगी। ये एग्जाम्पल किसका है? सीरीज का। सीरीज में क्या होता है, एक टाइम पे जो चीज मेरे पास थी वही चीज फिर नेक्स्ट के पास जाएगी, वही चीज फिर उससे नेक्स्ट के पास जाएगी, ये होता है सीरीज में। अपने घरों में जो पावर सप्लाई होती है वो पैरेलल में होती है बेटा, ये भी डिस्कस करेंगे कि वो सीरीज में क्यों नहीं होती, मींस पैरेलल में क्यों होती है, पैरेलल की क्या बेनिफिट है एज कंपेयर टू सीरीज। लेकिन सीरीज का आई थिंक आपको ये लॉजिक समझ में आ गया कि हमने इन रजिस्टर को किसमें कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है।
अब इन सबके पैरेलल के अंदर हमने एक वोल्टमीटर लगाया है, क्योंकि वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है और हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। ये अपने पास एमीटर है, इसको हम लगाएंगे सीरीज में। ये आपके पास 3 सेल की बैटरी है, ये आपके पास की है। जैसे की को प्रेस करोगे पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट सर्किट में मूव करेगा और नेगेटिव के पास आएगा। एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ, बहुत छोटी बारीक सी चीज है, बच्चों को पता भी होती है लेकिन कई बार बच्चे इस पे ध्यान नहीं दे पाते। सपोज मैंने मार्किंग नहीं की बेटा, मैंने इस वोल्टमीटर को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है ना, आपने जस्ट क्या किया, यहाँ पे V लिख दिया, यहाँ पे A लिख दिया। अब एक बार एक बच्चे ने क्लास में क्वेश्चन किया था कि मैम जैसे आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख दूँ तो फिर क्या गलत हो जाएगा सर्किट? उसका बिल्कुल इनोसेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल मुझे लगा उस टाइम पे। आप एक चीज नोट करें बेटा, क्या पता आप में से किन्हीं बच्चे जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके माइंड में भी क्या पता क्वेश्चन हो, लेकिन क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो क्या पता हम ऐसे इंटरेक्शन ना कर पा रहे हो। अब ध्यान देना, मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे साइन को असाइन करें। ये आपके पास एक बैटरी है, ये कौन सा टर्मिनल है यहाँ पे? पॉजिटिव। तो आप ऐसे चलना बेटा, एमीटर या वोल्टमीटर जो भी आपके रास्ते में आए उसका ये वाला जो टर्मिनल है वो ये होगा जो ये वाला है। अगर ये पॉजिटिव है तो उसमें भी पॉजिटिव असाइन करो, अपने आप दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि दो ही तो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उल्टा करके चलते हैं। सपोज यहाँ नेगेटिव होता है बैटरी का, तो आप ऐसे चल रहे हैं तो एमीटर का जो ये वाला जो उसके पहले आएगा टर्मिनल, उसको फिर आप नेगेटिव दें। ऐसे सेकेंड साइड चलते हैं। ये आपका क्या लगा हुआ है? वोल्टमीटर। यहाँ पे बैटरी का क्या है? नेगेटिव। ये देखो, चलो ऐसे चले 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 हमारे पास आ गया जी वोल्टमीटर, तो हम इसको क्या साइन कर देंगे? नेगेटिव साइन। तो अपने आप सेकंड वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बहुत इजी है बेटा, छोटी सी बात की तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। एनीवेज अभी इसका मैथमेटिकल पार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है आपके लिए नोट डाल के, स्पेशली करंट सेम। जब भी आप बहुत सारे रजिस्टर को, जैसे एग्जांपल के तौर पे भी अपने पास 3 ही है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, कितने भी रजिस्टर हैं, अगर आपके पास वो सारे रजिस्टर सीरीज में हैं तो करंट आपका सेम रहता है। जितना भी सपोज ये करंट आई यहाँ से जाएगा, कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ आई दिया है, आई आपका सपोज 5 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस भी 5 जाएगा, इसके ये कैसे पता चलेगा सबके अक्रॉस 5 जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ से जो पहली ईट उठाई, एक ब्रिक उठाई, जो ईट उठाई वही तो मैंने सेम दूसरे को दी ना, या जब मैंने उसको दूसरे को दी तो वो चेंज हो गई नहीं ना। फिर जब दूसरा तीसरे को देगा, सपोज हम एक रजिस्टर है, मेरे पास कुछ चीज थी, मैंने वो सेकंड को पास की, सेकंड वाला थर्ड को पास करेगा, तो सेम चीज तो पास करे ना। तो अब ऐसे लॉजिकली चीज को याद रख लेना कि सीरीज के केस में करंट आपका क्या रहता है? सेम। तो डिफरेंट क्या होगी? वोल्टेज। वोल्टेज आपकी डिफरेंट होती है और टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में बेटा, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ये हमें अभी प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज मैंने यहाँ पे वोल्टेज V लगा रखी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये अपने अक्रॉस कितने वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। सपोज एग्जांपल के तौर पे V की वैल्यू 10 है, तो 10 में से क्या पता ये अपने सिर्फ 1 वोल्ट लेता हो, इसकी वैल्यू इतनी हो, इसके पास 6 वोल्ट आती हो, ठीक है, 6 और 1 7, तो ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा? 3 करेगा ड्रॉप। तो कहने का मतलब जो V है अपने पास उसको लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिखा जाएगा बेटा लॉजिक। अब ये V1 है, ये पहले रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, V2 दूसरे के और V3 आपकी है तीसरे के। अब वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या लिखते हैं? V इक्वल टू IR। ऐसे में क्या लिखूंगी? इसको इक्वेशन नंबर आप स्टार मान लें। V1 को लिखूंगी मैं IR1, V2 को IR2, V3 को IR3। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगी? जितना इसके अंदर से करंट जाएगा और जितनी इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब करंट तो मैंने क्या बताया? सब में सेम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सब में क्या लेंगे? डिफर लेंगे। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? V1, V2, V3 इन सबकी वैल्यू हमें स्टार में पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आएगा? IR इज इक्वल टू, इसको आप S भी लिख सकते हो बेटा सीरीज के लिए, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से I को आप कॉमन ले सकते हैं, देन यू राइट R1 R2 प्लस R3, इधर IRS। कॉमन लेने के बाद दोनों साइड से I को आप क्या कर सकते हैं? कैंसिल, देन यू गेट द फाइनल आंसर रजिस्टर इन सीरीज दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यू गेट योर फाइनल आंसर। सो कहने का मतलब जब बहुत सारे रजिस्टर आपके सीरीज में जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सबका इंडिविजुअल का क्या होगा? सम।
तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, हाई, और अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट हमारा क्या होगा, लो होगा। सो आई होप मैंने आपको ये कंप्लीट अच्छे से सिखाया है। जैसे कि मैंने आपको कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसके जो इंडेक्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके सोल्ड एग्जाम्पल हैं, एक्टिविटी हैं और पीछे की एनसीईआरटी एक्सरसाइज है बेटा, उन सबका मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कंप्लीट चैप्टर में। इस चीज के बाद जब आपकी एनसीईआरटी बुक हो जाएगी उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स की, कि इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सारा जब हमारे पास एनसीईआरटी की बुक अच्छे से प्रिपेयर होगी। सो डोंट वरी, क्योंकि मुझे अभी इसके बाद एक न्यूमेरिकल करवाना था, लेकिन वो जब हम आपके एग्जाम्पल करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, तब आप सीख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रजिस्टर इन पैरेलल। ये स्टूडेंट आप नेक्स्ट देखिए, रजिस्टर इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, सपोज हमने अगेन 3 रजिस्टर किस में लगाए, पैरेलल में। तो पैरेलल वाले केस में आपकी बारी करंट आपका डिफर होगा, वोल्टेज आपकी सेम रहेगी और टोटल रेजिस्टेंस वो भी आपका लेस होगा। इसको कैसे करते हैं वो आप डायग्राम देखिए। सबसे पहले सर्किट डायग्राम में आपके पास एक बैटरी लगी है 3 सेल की, एक की है, एक एमीटर है, तीनों रजिस्टर के पैरेलल में क्या लगा रखा है, एक वोल्ट मीटर। इसके साइन असाइन करना सीखते हैं। सपोज ये बैटरी का पॉजिटिव है तो हम इधर से चले और हम आए ये, तो ये वाला एंड को क्या लगा देंगे, पॉजिटिव, अपने आप दूसरे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही इधर से चलते हैं, ये नेगेटिव है बैटरी का, तो एमीटर के इधर वाले को नेगेटिव लगाओ, अपने आप दूसरे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही की को प्रेस करोगे बैटरी के पॉजिटिव से आपका करंट स्टार्ट होगा, लेकिन देखो इस एंड पे आके क्या हुआ करंट के साथ, इस एंड पे आके आपका करंट डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां से हो जाएगा I1, ये I2, ये I3, है ना। लेकिन जो आपका करंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो ऐड आपका सिंपल स्केलर अलजेब्रा से होता है, वेक्टर अलजेब्रा से नहीं होता। तो वो आपका सिंपली ऐड होगा I आपका I1, I2, I3, जो कि मैंने आपके यहाँ इक्वेशन नंबर स्टार में आपके लिए लिखा है। तो जब आपका इस नोड से वापस आएगा, इस पॉइंट से, इस जंक्शन से, तो आपको दोबारा से I मिलेगा आपके बैटरी के नेगेटिव तक। अब यहाँ पे हमें अलग सा क्या मिला है, अब की बारी, क्योंकि करंट डिफरेंट है हर एक काम में, तो वही एक ब्रिक वाला एग्जांपल लेते हैं। अब की बार मैं अकेली ईंट को उठा के, उस ब्रिक को उठा के सेकंड बच्चे को नहीं दे रही हूँ। अब की बार हमने क्या कर रखा है, सपोज हम 5 स्टूडेंट हैं, या इंक्लूडिंग मी, मैं एक टीचर हूँ, मेरे अलावा 4 बच्चे हो रहे हैं, टोटल हम 5 हैं। हम तीनों लाइन में खड़े हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हम तीनों एक साथ एक एक अपनी जो ब्रिक लगा लो या कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसको उठा के हमें वहां तक लेके जाना है, हम उसको उठाते हैं और लेके जाते हैं। तो इसमें और पहले वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस था, पहले वाले एग्जाम्पल में जो भी चीज मैंने ली, जिस भी वेट की थी, जिस भी साइज की थी, वही मैंने सेम एज इट इज दूसरे को दी। लेकिन इस केस में हम सबकी कैपेसिटी अलग है, कैपेबिलिटी अलग है, राइट। तो जो हम सीक्वेंस में बच्चे खड़े हैं या टीचर के साथ में, तो जो भी मटेरियल उठाएंगे वो सबका क्या होगा, डिफर। ये डिफर जो चीज है, ये आपकी डिफरेंट क्या है, करंट है, ठीक है। वो हमने वहां से इंडिविजुअल उठाई और एक साथ हमने वहां पे रखी। तो दैट मीन्स क्या किया हमने, इस केस में सेपरेट सबने अलग अलग काम किया। सपोज हम में से कोई एक अगर आपका काम नहीं करता तो मेन काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक ने नहीं भी किया काम तो बाकी के 4 करेंगे काम। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, सपोज मैं ही बीमार हो गई, मुझसे ही नहीं उठाई गई वो चीज, तो मेरे पास जब तक वो चीज रही, मैंने आगे तक उसको पास ही नहीं किया, तो अगला नेक्स्ट स्टूडेंट तक वो चीज नहीं पहुंचेगी। तो कहने का मतलब घर में जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, सप्लाई होती है अपना फैन, अपनी लाइट, अपना गीजर, एसी, सबके लिए इंडिविजुअल स्विच होते हैं बेटा। अगर वो सारे सीरीज में होते तो क्या होता, सपोज मेरे यहाँ पे एक स्विच है, मैंने उसको ऑन किया, ऑन करते हैं, अगर वो सारी चीज सीरीज में होती तो बल्ब भी ऑन हो जाता, आपका फैन भी ऑन हो गया, एसी भी ऑन हो गया, वॉशिंग मशीन भी ऑन हो गई, टीवी भी ऑन हो गया। तो उससे क्या डिसएडवांटेज है, अगर आपकी एक भी चीज बीच में डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो बीच में ब्रेक लगा देगी आपके सर्किट के और वो करंट को आगे पास नहीं होने देगी, तो एक पे अप्लायंस नहीं चलेगा। तो ये तो डिसएडवांटेज हुई। इसीलिए पैरेलली सबका इंडिविजुअल स्विच होता है बेटा। आपको जो चीज रिक्वायर्ड है उसे आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव भी करते हैं, आपको वो चीज देखनी है, वो चीज चलानी है, तो आप स्विच को ऑन करें क्योंकि वो पैरेलल है। तो आई होप मैंने आपको ये चीज डिटेल में बता दी। अब आप यहां देखिए आगे, इसके अंदर अब हमें क्या करना है, दोबारा से ओम्स लॉ की हेल्प लेंगे। सपोज V = IR,
यहां से आप आई निकालो, क्योंकि अब की बार आपको यहाँ पे I1, I2, I3 सेपरेट सेपरेट इनकी वैल्यू चाहिए है, राइट। तो मैंने पहले लिखा I1, तो इस केस में क्या सेम था, वोल्टेज सेम। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है बेटा जी, सेम रहती है, इसीलिए हर जगह पे V पुट करोगे, R की वैल्यू को R1, R2, R3 पुट करोगे। उसके बाद इन चारों वैल्यूज को आप इक्वेशन स्टार में जब पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। यहां चेक करें बेटा, V थ्रू आउट कॉमन है, कॉमन लेके उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। सेम है V, उसको कॉमन लो और लेफ्ट और राइट में आपके वो कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में जो फाइनल आंसर बचेगा 1/RP, RP सिंपल किसके लिए लिया गया है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन ये वैल्यू ध्यान रखना 1/RP की है। इसको जब वैल्यू पुट करोगे, एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपको आरपी की वैल्यू चाहिए है। आप ये ना सोचिए ये वैल्यू किसकी, 1/RP की। लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल्स में इसको कैलकुलेट करेंगे, आरपी आपको निकालना पड़ेगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा सारी वैल्यूज पुट करने पे, क्योंकि तो जनरल टर्म है बेटा, न्यूमेरिकल का मतलब मैं यहाँ पे आपको कोई वैल्यू देती कि 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम, करंट की कोई वैल्यू होती, 3 एम्पियर, वोल्टेज होती 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसे कोई न्यूमेरिकल होता, कोई वैल्यू आपके पास होती। उस टाइम पे जब आप वैल्यू पुट करते हैं इनकी, तो सोल्व करके आपको आंसर को रिवर्स करना होता है। मैं ये सिंपली आपको बताना चाहती थी। नेक्स्ट है, बस 3 टॉपिक्स है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल, 1-1 मिनट के। तो पहले डिस्कस करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या चीज है, हीटिंग इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, आप एक बेसिक सा एग्जांपल घर पे भी करके देख सकते हैं। ये तो जितने भी अपने घरों में अप्लायंसेस होते हैं, इवन अपने घर पे नहीं कहीं पे भी, जो इलेक्ट्रिसिटी से आपके चलते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट आपका हीट की फॉर्म में वेस्ट करते हैं। अब मैं इसको वेस्ट बोल सकती हूं, मैं इस वेस्टेज को नेक्स्ट टॉपिक में एप्लीकेशन करके भी पढ़ाऊंगी आपको कि हमने इस जो ये हमने बोला ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, उस हीट एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हीट एनर्जी वेस्ट जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक। अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है, आपने फैन चला रखा होगा, एसी, क्योंकि घर पे है आप तो आप टीवी भी देख रहे होंगे, फ्रिज भी है आपके पास ठंडे पानी के लिए। आप नोट करना, आप अपने फ्रिज के पीछे मत हाथ लगा देना, अभी साइड की जो बॉडी होती है आप हल्का सा उस पर हाथ लगा के देख के आना। आप क्या देखेंगे, वो हल्का सा आपको हीट मिलेगा। इवन अब तो जैसे एलसीडी आपकी टीवी आने लगी, वो भी थोड़ा बहुत हीटिंग इफेक्ट करते हैं। जो पहले अपने टीवी होते थे, आप उस पर कभी साइड में हाथ लगा के देखना, वो भी आपको क्या मिलते हैं, गर्म मिलते हैं। इवन जिस फोन से मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ऐसा आपके पास फोन होगा घर पे, फोन जब थोड़े टाइम के बाद यूज हो जाता है, आप उसको नोट करना। हालांकि वो आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चला, उसके पास चार्ज तो है, आपने उसको चार्ज तो कर रखा है, तो वो भी आपका थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, गर्म। होता क्या है एक्चुअली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे फैन का काम है आपका, उसकी मोटर वर्क करके आपको मैकेनिकल वर्क करके आपके सराउंडिंग की एयर को रोटेट कर रही है, तो आपको हवा लग रही है, कूलिंग लग रही है। बल्ब क्या कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, लाइट दे रहा है, लेकिन वो 100% लाइट नहीं दे रहा बेटा। सपोज आपने 100 उसको लाइट दी तो वो 98 आपको दे रहा है। 2 लाइट को वो क्या कर रहा है, हीट की फॉर्म में वेस्ट कर रहा है। ये सबसे पहले किसने पता लगाया, अब मैंने तो बोल दिया आपने वेस्ट कर रहा है, अब कितनी वेस्ट कर रहा है, तो एक साइंटिस्ट हुए हैं, ग्रेट साइंटिस्ट जूल्स, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया था अपने जूल्स हीटिंग इफेक्ट से, कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम पर्टिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये चीज में से जब करंट पास होगा इतने टाइम के लिए, तो कितना अमाउंट इसका हीट की फॉर्म में वेस्ट होगा। और इसी चीज की वेस्टेज को हमने यूटिलाइज किया अपनी एप्लीकेशंस में। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इस करंट के हीटिंग इफेक्ट पे बेस है, तो उनको डिस्कस करते हैं। यस स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कितना हीटिंग इफेक्ट को शो करता है, ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एक सर्किट डायग्राम का। सपोज ये कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसमें कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो हमने इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा रखा है, एक की लगा रखी है, एक सेल लगा रखा है और एक एमीटर लगा रखा है। जैसे ही की को प्रेस करोगे करंट आपका सेल या बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड मूव करेगा। तो कुछ चीजों को कंसीडर करते हैं। एग्जांपल, I आप कॉपी में करंट लिखना, R रेजिस्टेंस, V वोल्टेज, T टाइम और Q आपका है चार्ज। अब चार्ज जब सर्किट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करेगा, कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है V वोल्ट, कुछ हमने यहां से पोटेंशियल दे रखा है, तो कोई वर्क भी होगा। तो सिंपली वर्क डन क्या होगा वो कैसे कैलकुलेट करें,
पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला करवाया था, वर्क अपॉन में चार्ज, तो वहां से आप वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल इनटू चार्ज। नेक्स्ट थिंग इज पावर जो डेसिपेटेड होती है, मींस कुछ आपकी एनर्जी भी तो आपकी यूटिलाइज हो रही है जब सारा वर्क हो रहा है, तो पावर होती है वर्क अपॉन में टाइम। अब वर्क अभी भी हमने कैलकुलेट किया है V इंटू क्यू, तो आप क्या करना, वर्क का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना। जब आप पुट करेंगे तो V इंटू क्यू बाय में T आंसर आएगा। अब लास्ट क्लास में हमने सीखा था करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, तो नेक्स्ट स्टेप में चार्ज अपॉन टाइम को आप करंट पुट कर सकते हैं I। सिंपली P आपकी पावर और ये VI है, ये आपके पास पावर का एक फॉर्मूला आ गया, एक नया फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट, आपने छोटी क्लास में मीन्स आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पहले की क्लास में पढ़ा है, पावर आपका होता है वर्क अपॉन टाइम। एक नई चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नहीं पता, वर्क को हम हीट के इक्वल भी लिख सकते हैं। उसका कारण क्या है, रीजन, एक स्पेशल रीजन है। वर्क, एनर्जी, हीट तीनों की यूनिट जूल होती है। तो फिजिक्स में क्या होता है, कई बार दो फिजिकल क्वांटिटी की अगर ऐसा यूनिट सेम है तो उनको इक्वेट कर देते हैं बेटा। जैसे आप बड़ी क्लास में मीन्स आप हायर 11th क्लास में, 12th क्लास में, या और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन जो भी क्लास है आपकी, उसमें कई बार आप एग्जांपल के तौर पे वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ पुट करते हैं। वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब है, एरिया इंटू लेंथ की मीटर यूनिट्स को भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब ही आएगा। तो उसी टाइप से हम वर्क को हीट के इक्वल लिख सकते हैं। और अगर आप वर्क को हीट अपॉन टाइम लिखेंगे, मीन्स वर्क इज इक्वल टू हीट टाइम आपका एज इट इज, तो आप क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम, देन हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसी लॉजिक को यूज करके आप यहां देखें, देन हीट डेसिपेशन, क्योंकि टॉपिक क्या था अपना, टॉपिक था हीटिंग इफेक्ट, तो हमें तो हीट निकालनी पड़ेगी ना, कि करंट जब पास हुआ तो कितनी एनर्जी हीटिंग इफेक्ट की फॉर्म में वेस्ट हुई है, यूज हुई है, आपकी यूटिलाइज हुई, जो भी कुछ है। तो हीट आपका है पावर इंटू टाइम। अभी अभी आपने पावर का फॉर्मूला निकाला है V इंटू आई, तो आप उसको यहां पुट कर देना। जैसे आप यहां पे पुट करेंगे आपके पास आएगा VIT, सो दैट मीन्स हीट का फॉर्मूला आ गया VIT। लेकिन ओम्स लॉ से तो हमारे पास V इक्वल टू IR होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे V की बजाय IR पुट करें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रही, ओम्स लॉ होता है, ये वाली वैल्यू यहां पुट करें तो अपने पास एक हीट का नया फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज I²RT। और ये फॉर्मूला बेटा जी आपकी NCERT की बुक में लिखा मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। नेक्स्ट हम एक और भी फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां से, जैसे यहाँ पे VI है, एक बार मैंने क्या किया, V की वैल्यू पुट की ओम्स लॉ से, तो ये फॉर्मूला बना। ऐसे ही अगर मैं ओम्स लॉ से I की वैल्यू निकालूं V/R और यहां पे I की जगह पुट करूं, तो एक और थर्ड फॉर्मूला आएगा, वो होगा V²/RT। तो इस टाइप से हीट के आपके पास 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। न्यूमेरिकल जो आते हैं आपके क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो उनमें आपके तीनों डिफरेंट फॉर्मूला पुट किए जा सकते हैं। तो आपको तीनों फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहां से हमने कितने फॉर्मूले सीख लिए, हमने ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR वाला सीखा, हमने पोटेंशियल का सीखा वर्क अपॉन चार्ज, करंट का सीखा Q/T है ना, पावर का सीखा VI, और पावर के भी हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं बेटा। कैसे, अगर आप इस पावर के फॉर्मूला में एक बार V की वैल्यू पुट करो ओम लॉ से, एक बार I की वैल्यू पुट करो, तो पावर के भी 3 फॉर्मूले मैं यहाँ लिखे दिखा, मैं आपको यहाँ लिखे दिखाती हूँ पावर के 3 फॉर्मूले। एक तो आपके पास क्या आया है VI, एक आपके पास आ सकता है I²R, और एक आपके पास आ सकता है नॉट I²/R, ये नहीं आएगा बेटा, I²R आएगा, सॉरी, ये आपका I²R आएगा V²/R। और ये मैंने सारे फॉर्मूला कैसे लिखे बेटा, सिंपल सी बात है, देखो आपको ये फॉर्मूला क्लियर है कैसे आया। इस फॉर्मूला में ओम्स लॉ से एक बार V की वैल्यू IR पुट करना, तो आपके पास I²R हो जाएगा। एक बार इससे आप I की वैल्यू पुट करना V/R, जब आप यहाँ पे V/R पुट करोगे तो आपके पास V²/R वैल्यू आएगी। तो आई होप आपको ये हीटिंग इफेक्ट वाला, कि हम यहाँ से सारी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हीट अपनी रिलीज हुई। नेक्स्ट टॉपिक है कि हीट तो रिलीज हो गई, लेकिन इस हीट को हम डे टू डे लाइफ में कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसके बेनिफिट को कहाँ यूज करते हैं। तो आप देख के ये मेरी बात सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कि अपने डे टू डे की लाइफ में बहुत ज्यादा जगह पे हम अपने घरों में भी इस हीटिंग जो अपना इफेक्ट है इसकी एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। सो वेट अ मिनट,
ये स्टूडेंट, तो डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैंने आपसे बात की थी कि डे टू डे लाइफ में बहुत जगह यूज होता है घरों में, तो आप नाम सुने कहाँ का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल जो केटल होती है, आपका अवन होता है ना, आपका हीटर होता है, इवन आपका गीजर लगा लें, या फिर आपका क्या बोलते हैं एक आयरन जो करते हैं आप, इलेक्ट्रिकल आयरन आपके पास होती है। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं आपके घर पे, टोस्टर है आपके पास, केटल है इलेक्ट्रिकल, जहां पे हीटिंग इफेक्ट को हम यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ की प्रोसेसिंग में। साथ ही एक आपका जो बल्ब, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, आजकल तो CFL होती है आपकी, LED होती है, पहले बल्ब होता था बेटा, उसका जो फिलामेंट होता था वो भी आपका हीटिंग इफेक्ट पे बेस होता था। जैसे हमने उसको करंट दिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे वो इतना ज्यादा रेड हॉट हो जाएगा कि वो लाइट को एमिट करता है और उस लाइट से पूरा रूम क्या करता है, ग्लो करता है। वो जो टंगस्टन होता है वो आपका अलोए का बना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। एक टंगस्टन का भी मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो इतने ज्यादा डिग्री सेल्सियस होता है, उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तब वो मेल्ट होगा। उसके अंदर एक्चुअली बल्ब के अंदर क्या डाला जाता है, उस टंगस्टन को इस टाइप से आइसोलेट रखा जाता है कि वो आयनाइज ना हो जाए, ताकि वो बर्न ना हो जाए एयर के कॉन्टेक्ट में आके। तो उसके अंदर आप एक टाइप से केमिकली जो इनएक्टिव नाइट्रोजन आपकी होती है और आर्गन गैस, उसको इसके अंदर फिल किया जाता है ताकि वो सराउंडिंग के एयर के साथ आके आयनाइज होके बर्न ना हो जाए आपका टंगस्टन, राइट। और कहाँ पे यूज करते हैं, आपने सेफ्टी अगर डिवाइस का नाम सुना हो, फ्यूज का, MC का, तो MC में तो नहीं, मैं फ्यूज को बात करना चाहती हूँ। फ्यूज के अंदर में क्या होता है, फ्यूज आपका एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो अपनी घर की सप्लाई के साथ में सीरीज में लगा होता है। अब होता क्या है, वो जिस अलोए का बना होता है उसमें आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इनकी मिक्सिंग होती है आपकी, और उसका मेल्टिंग पॉइंट को सुटेबल रेंज का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो फ्यूज यूज होता है बेटा आपका, वो आपका 1 एम्पियर का हो सकता है, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का हो सकता है, 5 एम्पियर का, और कोई बहुत भारी भरकम जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं 10 एम्पियर का भी हो सकता है। ये क्या है, ये रेटिंग क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगी। इस रेटिंग के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, क्या है अपने पास एक इलेक्ट्रिक आयरन, राइट। उसकी पावर, आपकी मैं बुक का एग्जांपल ले रही हूं, NCERT की बुक का, आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। 1 किलोवाट, पावर की यूनिट क्या होती है, SI वाट, ये किलो में है तो मींस 1000 वाट। और जब वोल्टेज अपने घरों में आती है वो 220 वोल्ट आती है बेटा। तो 220 वोल्ट क्या है, वोल्टेज। तो करंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, पावर इज इक्वल टू VI से, I इज इक्वल टू P/V, तो आपके पास 4.54 समथिंग आएगा, कितने एम्पियर। तो इसके लिए जो सुटेबल होगा फ्यूज, वो आपका होगा 5 एम्पियर का। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है बेटा, इसकी करंट रेटिंग लगा लो आप। कहने का मतलब इतने एम्पियर तक का करंट अगर आएगा तो ये सेफ है, उससे अगर ज्यादा का आएगा तो वो जो फ्यूज होगा वो मेल्ट हो जाएगा बेटा। और अगर वो मेल्ट होगा तो सर्किट के कनेक्शन को बीच में से ब्रेक कर देगा, और जो आपका मेन सप्लाई से करंट घर के अंदर आएगा या उस डिवाइस के पास जाएगा, वो उसको उससे सेफ रखेगा। तो ये काम होता है आपके सेफ्टी डिवाइस फ्यूज का। तो आई होप आपको जो मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर आपको चीजें क्लियर करने की कोशिश की है, ये आपको सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक अपना रहता है बेटा इलेक्ट्रिक पावर, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। कोई चीज कितनी रेट से किसी काम को, रेट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जो हम ये सुपरमैन, सुपर वुमेन, ये इनकी स्टोरी सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, इनके पास पावर है ना, कोई मैजिकल पावर है, ये तो काम को बड़ा जल्दी से कर लेते हैं, बड़ी स्पीड से बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं, राइट। तो इनके पास पावर है। तो आप उस चीज को रिलेट करें, वर्क अपॉन टाइम। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन है और एक कोई सुपरमैन है, राइट, आपको सेम काम करना है दोनों को, तो वर्क सेम है, तो अब टाइम डिफाइन करेगा कि पावर किसकी ज्यादा किसकी कम है। कहने का मतलब सुपरमैन तो क्या करेगा, कम टाइम में वही काम कर देगा, तो टाइम कम, देन पावर इज रेसिप्रोकल टू टाइम, तो पावर ज्यादा। एक ऑर्डिनरी मैन उसी वर्क को ज्यादा टाइम में करेगा, तो ज्यादा टाइम, पावर कम,
राइट, एक सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अभी हमने इससे पहले वाले हीटिंग इफेक्ट में बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज किए थे, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो दैट इज वर्क को हम लिख सकते हैं V इंटू क्यू। आई होप आपको दोबारा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्क को हम पोटेंशियल इंटू चार्ज लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप यहां देखिए चार्ज अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं, करंट। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया V इंटू आई। लेकिन मेरे पास है ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, V इक्वल टू आई आर। और यहां से क्या डिस्कस किया था, अगर हम V की वैल्यू को आई आर यहां पुट करें तो आई एक पहले है, तो नया फॉर्मूला पावर का क्या बन जाएगा, इसको पावर ही लिख लेते हैं, आई स्क्वायर आर बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम I की वैल्यू को ओम्स लॉ से V बाय आर पुट करें तो पावर का एक और फॉर्मूला बनेगा, V स्क्वायर बाय आर। इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा वाट। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट, वाट। एक होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको भी डिस्कस करते हैं। कई बार बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, राइट। क्या इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसकी कमर्शियल यूनिट होती है बेटा किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल भी लिख सकते हो एनर्जी। आप बुक में जब ये टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक में, तो आपको ये वर्ड भी देखने को मिलेगा। तो वो होती है किलोवाट आवर। तो कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, है ना, वाट आवर, क्योंकि वाट के साथ कई बार आपको किलोवाट भी मिल सकता है ना। लेकिन किलोवाट में किलोवाट आवर में डिफरेंस है। देखो किलोवाट के साथ आर टाइम एडजस्ट कर दिया गया है, तो वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। अब एनर्जी की तो यूनिट जूल होती है ना। हमने क्या पढ़ा है कि एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने आपके जूल होते हैं, हाउ मेनी जूल। तो उसको कैसे कैलकुलेट करें वो भी एक बार आप देख लें। नंबर 1, किलो का मतलब होता है बेटा जी 1000 वाट इंटू आर के अंदर कितनी सेकेंड होती है, 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600। तो आप वो लिख लें। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूंगी पॉइंट्स की फॉर्म में, 10 की पावर की फॉर्म में। तो मुझे आप एक बार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके या तो जूम करके देखना। मैंने ऐसे लिखा बेटा जूल सेकेंड, और इसको आगे लिखती हूं मैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। दिस इज माई आंसर। क्या किया हमने, देखो 36 के पीछे 2 जीरो थी और यहाँ पे 3 जीरो, तो टोटल कितने जीरो है 5। तो 36 के पीछे 5 जीरो है आपकी। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रही हूँ, मुझे चाहिए पॉइंटों में आंसर, ठीक है। तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, तो क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। जो डिवाइड करोगे वो तो 36 अपॉन में 10 करोगे तो 3.6 आ जाएगा। और जो मल्टीप्लाई किया है आपने 10, 5 आपके पास पहले जीरो थी, 1 जीरो और, तो टोटल कितनी हो गया आपके पास 6 जीरो। और वाट सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, 1 वाट सेकंड इज इक्वल टू जूल। वो आपका उसकी इक्वल आ जाएगा। कैसे, यहां से भी कर सकते हो, क्योंकि पावर की वाट, वर्क के जूल और टाइम के सेकंड, देन जूल इज इक्वल टू वाट सेकंड, है ना। तो यहां से वाट सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, जूल। तो इस मैनर में हमने पूरी यूनिट को क्या कर लिया है, पूरे चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है बेटा इस चीज से रिलेटेड, कोई भी पूरे कंप्लीट चैप्टर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरे ये कराया हुआ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, ताकि जिन स्टूडेंट्स को रियली में इसकी रिक्वायरमेंट है उन तक ये वीडियो पहुंचे, उनकी कुछ हेल्प हो बेटा। सो बाय, टेक केयर बच्चों।